हेलो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो हमारी पॉलिटी की मैराथन थी। ठीक है। पॉलिटी की मैराथन नंबर कौन सी होने वाली है? पॉलिटी की मैराथन नंबर 2 है ये। और इससे पहले वाली मैराथन में हमने 4 टॉपिक को पढ़ लिया था। ठीक है। आज हमारा 5वां टॉपिक है। 5वां टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक तो बहुत सारे पढ़ेंगे, पर जो फिलहाल का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है। ठीक है। वो है संविधान के भाग। संविधान के जो भाग होते हैं ना, उनको याद करना थोड़ा सा कठिन है। तो टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि हर एक चीज याद कराएंगे। हर चीज आपको याद होगी। ठीक है। हर चीज याद होगी। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। थोड़ा पेन को बड़ा कर लेते हैं और देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में मूल रूप से मूल रूप से कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 25 भाग हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान में कितने भाग है? 25। और मूल रूप से कितने थे? वे थे हमारे 22। कितने थे? 22। वर्तमान में अब कितने हैं? 25 है। वर्तमान में 25 है। तो इन हमें याद करने हैं 22। 22 को हम देखेंगे। अब इन्हें ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, क्या याद करेंगे? सबसे पहले याद करेंगे हम भाग 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 से लेकर 4 तक याद करेंगे। ठीक है। भाग 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 से लेकर 4 तक के याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं। इसकी ट्रिक है सूंघना। सूंघना मालिक की सूंघना मालिक की नीति का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है। आई बात समझ में? अब देखो, सूंग सूंग से क्या बन गया? संघ एवं राज्य अक्षर। संघ एवं राज्य। संघ एवं संघ और राज्य। तो ये हमारा भाग 1 में है। ना ना से क्या बन गया? ये हमारा भाग 2 में है। नागरिकता। क्या है बेटा? नागरिकता। हुआ याद? हो गया याद। तीसरा तीसरा मालिक। मालिक से बनेगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो तीसरे में आते हमारे मौलिक अधिकार। क्या आते हैं भाई? मौलिक अधिकार आते हैं। कि साइलेंट रहेगा नीति। तो भाग 4 में हमारे क्या है? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। आगे देखेंगे। भाग ये जो मूल कर्तव्य है ना, ये मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि भाग 4 के क पार्ट में है। क में, चाहे आप इसे ए बोल लो चाहे क बोल लो। तो भाग 1 से लेकर 4 तक के हो गए होंगे याद। ट्रिक क्या याद रखनी है? सूंघना मालिक की नीति का मूल कर्तव्य है। सूंघना मालिक की नीति का मूल कर्तव्य है। आगे समझ में? अब उससे आगे देखेंगे। भाग 5 से लेकर 11 तक। भाग 5 से लेकर 11 तक याद करेंगे। भाग 5 से 11 तक याद कैसे करेंगे? उसके लिए भी हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे। ट्रिक क्या रहेगी अपनी? सर आप पहले भाग में संपन्न सहानु को सहा प्लस अनु लिख ले। सहा प्लस अनु लिख ले। अब इसके देखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा ये। अब इसको कैसे लिखना है कि जो से है, से भाग 5 में हमारा आ जाएगा
राज्य। भाग 5 में किसकी बात की गई है? राज्य की। और भाग रा सॉरी 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 ये से राज्य नहीं, से संघ। भाग 5 में किसकी बात की गई है? भाग 5 में बात की गई है संघ की। और भाई भाग 6 में बात करी गई है, भाग 6 में बात की गई है राज्य की। भाग में 6 में बात किसकी की गई है? भाग 6 में बात की गई है राज्य की। और ये पैसे कोई मतलब है ही नहीं। और भाग 7 में क्या है? भाग 7 में है कि पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची भाग ख के राज्य, भाग ख के राज्य, भाग ख के राज्य हैं। इसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, या 7वीं अनुसूची है। और भाई 8वीं से क्या होगा? 8वीं अनुसूची में संघ का अक्षेत्र है। 8वीं अनुसूची में क्या है? संघ का क्षेत्र, संघ का अक्षेत्र 8वीं अनुसूची में है। और भाई पैसे क्या बनेगा? पैसे हमारी बनेगी, पैसे हमारी बनेंगी पंचायतें। ठीक है, 9 का क जो है हमारे 9 के क भाग में पंचायतें हैं। सॉरी भाग 9 में तो खाली पंचायतें हैं। और भाग 9 के क पार्ट में हमारी क्या जाती है? नगर पालिकाएं, ऐसे नगर पालिकाएं। और 9 के ख पार्ट में, 9 के ख पार्ट में सह से बनती हैं सहकारी समितियां, सहकारी सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, क्या? सहकारी समितियां। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जनजाति। अनु से क्या है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अब हमने ये याद कर लिया, मुझे पता है कि मैंने 10 तक बताया है। एक बार मैं अपने नोट से भी आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो चलते हैं, ये रहा हमारा ये टॉपिक। देखिए मैंने ट्रिक भी लिख रखी है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कि भाग 1 से लेकर 4 तक याद करने की ट्रिक क्या है? सूंघना मालिक की नीति का मूल कर्तव्य है। सूंघना मालिक की नीति का मूल कर्तव्य। भाग 1 सूंघता है, संघ एवं राज्य का क्षेत्र है। भाग 2 नागरिकता है। मौलिकता मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नीति नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क पार्ट में है। हुआ याद? हो गया होगा। आगे चलेंगे, भाग 5 से 11 तक याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? सराप पहले भाग में संपन्न सानो, सराप है पहले भाग में संपन्न सानो। ठीक है, जो सहत है संघ भाग 5 में, रात है राज्य भाग 6 में। और 7 में पहले भाग की पहले अनुसूची भाग ख के राज्य हैं, वह भाग 7 में है, मैंने बताया था। आगे देखते हैं, भाग 8। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में संघ राज्य का क्षेत्र, संघ राज्य का क्षेत्र। भाग 9 में पंचायतें बताई थी। और भाग 9 के क पार्ट में न से नगर पालिकाएं। भाग 9 के ख पार्ट से हमारा जिसमें सह से बनता है सहकारी समितियां, 10वीं अनुसूची। अब है भाग 11। भाग 11 को किस प्रकार याद करोगी? देखिए 11 क्या बता रहा है? ये दोनों सेम है, 1 और 1 दोनों सेम है, मतलब कि आपस में इनका संबंध है। तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। आई बात समझ में? आगी होगी। अब देखेंगे 12 से 17 भाग याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं। 12 से 17, ठीक है, जब आप इनके भाग को एक बार देखोगे तो उसमें से कुछ कीवर्ड मिलेंगे। जैसे कि एक मैं कहानी सुनाता हूं। एक लड़का, जो यहाँ पे एज दिखाई गई है ना, वह भाग को दर्शाएगी। ठीक है, एक लड़के ने 12 साल की उम्र में पैसे चुरा लिए। भाई 12 साल का लड़का था, रुपये चुरा लिए और घर तक भाग गया। और 13 साल तक क्या उम्र व्यापार खोल लिया, जो पीछे चुराए थे उन तक खोल लिया, व्यापार खोल लिया 13 साल की उम्र में। ये वो व्यापार करेगा तो उसकी जान पहचान अधिकारियां तो होगी। 14 साल का हुआ तो उसकी जान पहचान अधिकारियां तो होगी। जब अधिकारियां तो होगी, बड़े बड़े अधिकारियां, तो फिर वो उन्हें चुनाव लड़ा। ठीक है, 15 साल की उम्र में चुनाव लड़ दिया। और 16 साल की उम्र में गरीब लोगों की करने लग गया, मदद करने लग गया। 17 साल का होया तक कि उन्हें अपनी राजभाषा में भाषण देने लग गया। किस में देने लग गया? अपनी राजभाषा में भाषण देने लग गया। तो 12 से 17 अनुच्छेद नू याद हो जाएंगे। एक बार क्यों कर बताऊं, एक बार मैं लिख कर और बता दूंगा, जिस तक आप अच्छी तरह से समझ सको। देखते हो, यहाँ से जूम कर दिया मैंने। देखो, एक 12 साल का लड़का था, उसने पैसे चुरा लिए, मतलब 12वीं अनुसूची में पैसों से, सॉरी 12वें भाग पैसों से रिलेटेड है। फिर 13 साल की उम्र में क्या करा? व्यापार से रिलेटेड कुछ बंद हो गए 13वें भाग में। 14 साल की उम्र में क्या करा?
तो उसकी जान पहचान अधिकारियता होगी। अधिकारियों के से रिलेटेड यो रहेगा भाग, एक बार आप बुक में भी चेक कर लेना, ठीक है। आगे है 15 साल का जब होया तो क्या करा उन्हें चुनाव लड़या। 15 साल का होया तो क्या लड़ा उन्हें चुनाव लड़या। ये उसके आगे देखेंगे कि 16 साल का, 16 साल के ने क्या करा है, 16 साल के ने क्या करा है, 16 साल के ना वो गरीब लोगों की मदद करने लग गया। और 17 साल का जब होया, 17 साल का जब होया तो उन्हें क्या करा, 17 साल का होया तो उन्होंने अपनी राजभाषा में भाषण देने लग गया। अपनी राजभाषा में क्या देने लग गया, भाषण। तो 17 तक हमारे ऐसे भाग याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार। ये भाग 18 तक 22 याद करो। ये भाग 18 तक लेकर 22 तक मैं यहाँ पे मैंने ट्रिक तो लिख रखी है, पर मैं नहीं कहूँगा कि ट्रिक याद करो। अगर हो जाती है तो करो, नहीं तो ना सही, ठीक है। मैंने तो सीधा याद कर लिया था। 18 में क्या है, आपात उपबंध। आपात उपबंध कहाँ है, कौन से भाग में है, आपात उपबंध। ये अपने 18 में। संविधान संशोधन कौन से में, सीधा 20 में याद आ जाएगा। 19 में क्या, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या है, 19 में है। प्रकीर्ण किस में है, 19 में है। आगे देखेंगे भाग भाग 20 का हो गया संविधान संशोधन। भाग 21 में क्या है, भाग 21 में बताया गया है कि संक्रमणकालीन विशेष उपबंध भाग 21 में है, ठीक है। और 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम होने चाहिए और हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन, यो भाग 22 में है। और हमने याद के संविधान के 22 भागों को देख लिया। वर्तमान में ये 25 भाग हैं। अब देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे, एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। आई बात समझ में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, टॉपिक नंबर 6 पे आ चुके हैं, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे देखते हैं कि जो राज्यों का पुनर्गठन है, सबसे पहले मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले लिए हैं, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सभी को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्या था कि हमारा देश अनादेशी रियासतों में बटा हुआ था, तो उन देशी रियासतों को क्या करा, इकट्ठा करने का काम किया। कुछ राज्य भाषाई आधार पर बने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे चीज़ हम देखेंगे। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ था, भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य अलग हुआ था भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश राज्य सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग हुआ था। किस आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम का निर्माण किया था, ठीक है, कौन सा था वो, कौन सा अधिनियम था, वो था फजल अली आयोग के आधार पर। फजल अली आयोग होगा, और ये इस चीज़ ना हरियाणा जीके में भी पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्यों का गठन हुआ, 14 राज्यों का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो जो पहला देशी रियासतें थी, फिर फजल अली आयोग आया, उसने 14 राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बंटवारे से पहले कौन से 2 राज्य बम्बई में समाहित थे, कौन कौन से थे, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। बम्बई में समाहित कौन से थे, महाराष्ट्र और गुजरात थे। उस तक चलेंगे। महाराष्ट्र तथा गुजरात को अलग राज्य क्यों बनाया गया, मराठी और गुजराती भाषा के संघर्ष के कारण इन्हें अलग राज्य बना दिया गया। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा और दमन दीव पुर्तगालियों से कब आजाद हुए। जो गोवा है और दमन दीव था, पहले ये पुर्तगालियों के कब्जे में थे। कब हुए थे, 1961, 18 दिसंबर 1961 को अलग हुए थे, ठीक है। 18 दिसंबर 1961 को हुए थे। क्योंकि याद रखेंगे कि जो पुर्तगालियों थे ना, पुर्तगाली एक साथ 61 को क्या पढ़ेंगे हम, 61 को मेरे प्यारे दोस्तों, 61 को मेरे प्यारे दोस्तों हम एक साथ पढ़ लेते। 61 एक साथ, तो फिर हम एक साथ को पढ़ेंगे, इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे। 61 इसको आप पढ़ोगे, इसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी हमने। 18 दिसंबर 1961 मतलब कि 6-1, ठीक है। गोवा, दमन दीव
1961 में एक बार ट्रिक सोच रहा हूँ, क्योंकि एकदम सेट करना चाहिए ना दिमाग को। 61। देखो, जो ये गोवा और दमन दीव थे ना, पहले किसके कब्जे में थे? पुर्तगालियों के कब्जे में थे, ठीक है। तो उनके, तो फिर क्या किया भारत ने पुर्तगालियों के क्या छुड़ा दिए? छक्के, छक्के छुड़ा दिए, छक्के। छक्के जब पढ़ोगे, छक्के मतलब कि वो छक्के मत समझ जाना, 6-1 क्या? छक्के, ठीक है। पुर्तगालियों के क्या उड़ा दिए? छक्के, ठीक है। 18 दिसंबर 1961 में भारत वाले क्या बोले? तुम थारे देश में जाओ। फिर क्या कर दिया? उनके छक्के छुड़ा दिए। तो याद हो जाएगा, गोवा और दमन दीव पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? 18 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन दीव को भारत का अंग माना गया? पहला संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? पहला संविधान संशोधन। जो पहला संविधान संशोधन था, उसमें गोवा और दमन दीव को भारत का अंग माना गया। किसको भारत का अंग माना गया? गोवा और दमन दीव को। ये पहले पुर्तगालियों के कब्जे में थे और 18 दिसंबर 1961 में ये आजाद करवाए थे। आगे चलेंगे, साल 2000 में कितने राज्यों का गठन हुआ भाई? याद रखना, साल 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, जिनके पीछे डे इसी वर्ड हैं। उत्तराखंड, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये जो 3 राज्य हैं, ये सन 2000 में बने थे, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 भी रहा ना। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ? एक बहुत अच्छे नोट्स के साथ इन्हें देखेंगे, आपको ये शायद और किसी बुक, मानो लूसेंट में भी नहीं मिलेगा, आपको लूसेंट में भी नहीं मिलेगा। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ देख ले। स्वतंत्रता के समय भारत 3 प्रकार की इकाइयां थी। कौन कौन सी थी? ब्रिटिश प्रांत थे, देशी रियासतें थी और चीफ कमिश्नरी थी, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन कैसे हुआ? कि स्वतंत्रता के बाद भारत में ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और चीफ कमिश्नरी थी। 1948 मतलब स्वतंत्रता 47 में मिली, उसके 1 साल बाद, ठीक है। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें एस.के. दर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसका नाम रखा गया दर आयोग, ठीक है। 1948 में राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग गठन किया, जिसका नाम था दर आयोग, ठीक है, दर आयोग। आगे चलेंगे, पर राज्यों के गठन से इनकार कर दिया था। इसने क्या कर दिया था? राज्यों के गठन से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? कि जो दर आयोग की गठित किया, दर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने को बिल्कुल इनकार कर दिया था दर आयोग ने, ठीक है। फिर 1949 में देखो, 47 में देश आजाद हुआ, 48 में दर आयोग बनाया गया। फिर 49 1 साल बाद एक और आयोग आता है। 49 में एक और आयोग आता है। 1949 में इस संदर्भ में कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जिसको जेवीपी समिति का गठन किया। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी तक कौन है? वल्लभ भाई पटेल, पीता पट्टाभी सीतारमैया, समिति का गठन किया। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन खातिर इनकार कर दिया, ठीक है। पहला कौन सा आया? 1948 में दर आयोग आया, इसने भी इनकार कराया। 1949 में एक जेवीपी समिति बनाई गई, उसने भी इनकार कर दिया। फिर आता है भाई अपना गणतंत्र दिवस, जब लागू होता है संविधान। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय भारत में 4 प्रकार की इकाइयां थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, जिनका राज्यपाल हुआ करता था। ब्रिटिश प्रांतों का क्या हुआ करता था? राज्यपाल थे। ख देशी रियासतें थी, जिनका राज प्रमुख होता था। और ग छोटी देशी रियासतें और चीफ कमिश्नरी वाला प्रांत होता था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। भाई संविधान लागू होने के समय भारत में कितने प्रकार की इकाइयां देखने को मिलती हैं? भारत में कितने प्रकार की इकाइयां थी? भारत में हमारी 4 प्रकार की इकाइयां थी। तो भारत में कितने प्रकार की इकाइयां होती थी? भाई भारत में ना 4 प्रकार की इकाइयां होती थी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गई। कौन कौन सी होती थी? ब्रिटिश प्रांतों का राज्यपाल होता था, और हमारी क्या होती थी? देशी रियासतें होती थी, और छोटी देशी रियासतें, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता था। उससे आगे चलेंगे
तो हमारा आता है 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। देश आज़ाद हुआ था 47 में, 48 में कोशिश की गई, 49 में कोशिश की गई, और 26 जनवरी 1950 को आपने देखा कितनी वह बताई हैं, कितनी 4 इकाइयाँ कर दी, ब्रिटिश कमीशन हुआ करती थी, इनका राज्यपाल हुआ करता। फिर हमारी क्या होती थी भाई, छोटी देसी रियासतें होती थी, फिर चीफ कमिश्नरीज होती थी, छोटी देसी रियासतें मतलब, और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 इकाइयाँ थी। फिर 1 अक्टूबर 1953, और ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था, देखो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया, जो मद्रास से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ, मद्रास से। मद्रास वर्तमान में चेन्नई है, ठीक है, मद्रास वर्तमान में क्या, चेन्नई। तो जो आंध्र प्रदेश है वो ना 1 अक्टूबर 1953 को अलग हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को अलग हुआ। किससे अलग हुआ, मद्रास से अलग हुआ। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है, हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राज्यों का गठन का आधार का उल्लेख नहीं किया गया। इसमें मतलब आर्टिकल 3 में यह बात तो कही गई है कि आप एक नए राज्य का गठन कर सकते हो, पर यह बात नहीं कहेगी उसका बेसिस क्या होगा, किस बेस पर आप कर रहे हो, उसका कोई बेस नहीं बताया गया कि आप किस बेस पर कर रहे हो, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश किससे अलग किया गया, मद्रास से अलग किया गया। उसके बाद चलते हैं 6th पॉइंट पे कि दिसंबर 1953 में सर्वोच्च न्यायालय, दिसंबर 1953 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दिसंबर 1953 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, कौन थे, जस्टिस फजल अली, फजल अली की अध्यक्षता, फजल अली कौन थे, फजल अली थे, नाम याद रखना है, कौन थे, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई, जिसके अन्य सदस्य के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और वह थे। आई बात समझ में, बैटरी लो होगी, एक बार चार्ज भी लगा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको, ठीक है। यह फजल अली आयोग कब गठित किया गया, दिसंबर 1953 को। इसके वो प्रमुख कौन थे, फजल अली थे, और इसके जो थे 2 मेंबर के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे, दोनों। पांडिचेरी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो पांडिचेरी है, यमन माहे कराइकल, पांडिचेरी यमन माहे कराइकल, पांडिचेरी यमन माहे कराइकल, पांडिचेरी यमन माहे कराइकल व चंद्रनगर जैसे प्रांत 1954 में फ्रांस से लिए गए, 1954 में फ्रांस से लिए गए, ठीक है, फ्रांस से लिए गए, ठीक है। तो ये जो हमारे 4 थे, हमारे पांडिचेरी, यनम, माहे कराइकल, ये हमारे, और ये चंद्रनगर, ये प्रांत 1954 में किससे लिए गए थे, फ्रांस से। अब गोवा को और दमन दीव को किसके कब्जे में थे, पहले वे थे अपने पुर्तगालियों के कब्जे में थे, पुर्तगालियों के, पहले गोवा और दमन दीव पुर्तगालियों के कब्जे में थे। आई बात समझ में, किन के कब्जे में थे, पुर्तगालियों के कब्जे में हुआ करते ये सारे। तो अब जो ये हमारे 4 प्रांत थे, मैंने 4 प्रांत बताए हैं, ये कौन कौन से प्रांत हैं, इनको याद रखना, पांडिचेरी, यमन, माहे कराइकल, पांडिचेरी, यनम, माहे कराइकल और चंद्रनगर जैसे प्रांत थे 1954 में फ्रांस से छीने गए। सितंबर 1955 में राज्यों का पुनर्गठन ने अपनी अनुशंसाएं दी थी, आई बात समझ में। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, दिसंबर 1953 में। इसके प्रमुख थे जस्टिस फजल अली इसके नाम पर, और ये हमारे के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य मेंबर थे। सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी थी। आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन हुआ था।
जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 को हुआ था। ठीक है। दिसंबर 1953 में फैजल अली आयोग का गठन किया गया था। और एक बार बताता हूँ कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया, मद्रास से अलग करके। जो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है। सातवें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। राज प्रमुख समझ रहे हो कि जो देशी रियासतों का प्रमुख होता था, देशी रियासतों का प्रमुख होता था, वह राज प्रमुख होता था। अब उसका पद खत्म कर दिया, मतलब देशी रियासतों को खत्म कर दिया गया। सातवें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर उसके स्थान पर 2 नई श्रेणियां, राज्य और संघ। अब कितने राज्य बने हमारे? 14 राज्य। और संघ कितने बने हमारे? 7, सॉरी 6 बने थे, 6 बने थे। ठीक है। कितने बने थे? 6 बने थे। देखिए उस समय 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा शासन संचालित किया जाता है, आर्टिकल 240। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश आपको इंग्लिश में समझ में आएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ कि जो संघ शासित प्रदेश है उन पे किसका शासन चलता है? उन पे हमारा राष्ट्रपति जी का शासन चलता है। किसका शासन चलता है भाई? राष्ट्रपति का शासन चलता है संघ शासित प्रदेशों में। चलो भाई आगे देखते हैं कि भाई जो 1960 में बम्बई का विभाजन करके महाराष्ट्र व गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? बम्बई और महाराष्ट्र। बम्बई तय अलग हुए थे 2 राज्य, मैंने बताए थे, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में क्योंकि मराठी बोलने वाले थे और गुजरात में भाई गुजराती बोलने वाले थे। ठीक है भाई। तो 1960 में हुए थे। और आंध्र प्रदेश मद्रास से कब अलग हुआ था? 1953, 1 अक्टूबर 1953 को। और क्या इंपॉर्टेंट डेट थी? एक थी हमारी 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन दीव किससे अलग करवाए थे? गोवा और दमन दीव अलग करवाए थे पुर्तगालियों से। आई बात समझ में? गोवा और पुर्तगाली से अलग करवाए थे। आगे देखते हैं 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया, जो पुर्तगाल के विरुद्ध द्वारा गोवा और दमन दीव के भारत में शामिल किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। 16वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में, कौन सा संविधान संशोधन भाई? 16वां संविधान संशोधन। ठीक है। 16वां संविधान संशोधन 1962 में 239 नामक एक आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1962 में। 1962 में इसके तहत पुदुचेरी में मंत्री परिषद का गठन किया गया था। 1962 में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 1962 में भाई, 1962 में जोड़ा गया 239A। 239A आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें क्या किया गया था? पुदुचेरी के लिए एक अलग मंत्री परिषद का गठन किया गया था। किसके लिए? पुदुचेरी के लिए अलग मंत्री परिषद 1962 में। और ये जिक्र 239A में है, 239A में है, 239A में किया गया है। आई बात समझ में? 1966 में पेप्सू नामक विभाजन हुआ। पंजाब हरियाणा जैसे 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरीज बना। मतलब कि जो हमारा पंजाब का, हरियाणा का और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था, उसे पहले क्या कहा जाता था? पेप्सू बोला जाता था। तो 1966 में क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा 2 अलग प्रांत बन गए थे, और हिमाचल प्रदेश को पहले क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। आई बात समझ में भाई? अब आगे देखते हैं 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन क्या था? ठीक है। इसमें क्या किया गया था? 35वें संविधान संशोधन जो कि 75 में हुआ। 1975 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 1935 में 75वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1975, 35वां संविधान संशोधन 1975, 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 75 में, 1975 में। याद करो 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 1975 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था। बार बार रिपीट करो,
1975 में 35वां संशोधन, 35वां संशोधन 1975 में, 1975वां संविधान संशोधन 35 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया था 35वें संविधान संशोधन 1975 में, इसमें सह राज्य नामक एक नई श्रेणी बनाई गई थी। एक सह राज्य की एक नई श्रेणी बनाई गई जो कि आर्टिकल 2A के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया। कौन सा जोड़ा गया भाई? 2A। आर्टिकल 2A में एक सह राज्य की एक नई श्रेणी सामने आती है और इसमें सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया था। किसको भाई? सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में, 35वां और 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। जैसे कि आपने पढ़ा था, कौन सा क्या पढ़ा था, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट कर लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने पहले पीछे पढ़ाया था कि जैसे कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसमें अपनी पंचायतें और अपनी 74 में नगर पालिकाएं का जिक्र था, ये हमारे 993 में हुए थे। ऐसे ही हमारे जो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन ये कब हुए थे? 1975 को हुए थे। ठीक है, उधर 35वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? एक सह राज्य नाम की एक नई श्रेणी बनाई गई थी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 2A के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। 36 में क्या किया गया? जो सह राज्य बनाया था ना, वो खत्म कर दिया, समाप्त करें, उस आर्टिकल 2 को समाप्त करें। 371F नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 371 नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। ये भी यहाँ तक मैं बताऊँ हमने कौन कौन से अनुच्छेद यहाँ पढ़े हैं। देखो, एक हमने अनुच्छेद ऊपर ही पढ़ के आए थे, दो की था आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 में क्या होगा? आर्टिकल 240 में क्या होगा? यूनियन टेरिटरीज में किसका शासन रहेगा? राज्यपाल का शासन रहेगा। ठीक है, और ये राष्ट्रपति द्वारा संचालित होंगे। राष्ट्रपति द्वारा संचालित होंगे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये हमारे आर्टिकल 240 में जिक्र है। 240 में इनका जिक्र है। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं कि पुदुचेरी में एक मंत्री परिषद बनाई गई थी। पुदुचेरी में वह 239A में थी। और उसके बाद हमने 240 पढ़ा, जिसमें किसका शासन होगा? यूटी में राष्ट्रपति द्वारा शासन संचालित किया जाएगा। हम थे भाई 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान 1976 में हुए थे। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में अनुच्छेद 2A समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 371F नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 371F। याद रखना, 371F। याद रखो बेटा, 371F। मेरे साथ बोलो, 371F, 371F, 371F। फिर आता है भाई 53वां, 54वां, 56वां। देखो 53वां, 55वां, 56वां। जो 53वां, 55वां और 56वां, 53, 55, 56, 53, 55, 56, ये संविधान संशोधन 1987 में हैं। मतलब कि 87 में हमारे 3 राज्य बने हैं। जैसे कि 2000 में कौन कौन से राज्य बने थे? 2000 में हमारे राज्य बने थे, कौन से बने थे? एक तो झारखंड पढ़ा था हमने, कौन सा बना था? झारखंड बना था। एक हमारा छत्तीसगढ़ था और एक हमारा उत्तराखंड था। एक हमारा उत्तराखंड बना था। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 53वां संविधान संशोधन और 55वां संविधान संशोधन और 56वां संविधान संशोधन ये हमारे 1987 में होते हैं। कब होते हैं भाई? ये हमारे 1987 में होते हैं। और जो हमारा मिजोरम 23वां राज्य कौन सा बनाया गया? मिजोरम बनाया गया। 23वां राज्य मिजोरम, आंध्र प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बनाया गया। गोवा कौन सा राज्य बनाया? 25वां राज्य हमारा बनाया गया। आई बात समझ में? 53वां और 55वां 56वां 1987 को होते हैं। और भाई सबसे पहले मिजोरम, मजे एम से मिजोरम। ठीक है, ठीक है, ऐसे के आप कैसे याद रख सकते हो कि 1987 में हमारे वहाँ बनाए गए थे, 3 राज्य बनाए गए थे। आप इस प्रकार को कैसे याद रख सकते हो? देखो, आप सीधे याद रखो, मजे आप ले रहे हो गोवा में। याद रखो, मजे आप ले रहे हो गोवा में। मजे आप ले रहे हो गोवा में। 53, 55, 56, 53, 55,
56। मजे आप ले रहे हो कहाँ पे? गोवा में। मजे आप ले रहे हो गोवा में। मजे आप ले रहे हो गोवा में। 23, 24, 25। 22वां कौन सा बनाया गया था? सिक्किम। 22वां कौन सा बनाया गया था बेटा? सिक्किम बनाया गया था। 22वां कौन सा बनाया गया था भाई? सिक्किम बनाया गया था। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब 2000 वाले आ जाते हैं। 2000 में कौन कौन से बने थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1, 9, 15 नवंबर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, पहले कौन सा बना था? पहले कौन सा बना था? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये हमारे 2000 को बने हैं। ठीक है, हो जाएंगे याद सभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट है, ये जो नए नए होते हैं ना, उनको बहुत ही जल्दी पूछता है एग्जामिनर कि तेलंगाना 29वां राज्य कब मनाया गया? तेलंगाना 29वां राज्य कब मनाया गया था? ये 2 जून 2014 को बनाया गया था। 2014 ही याद रखो, 2014 को बनाया गया था। आई बात समझ में? अब तो वर्तमान में की मैं बात करता हूँ तो हमारे 28 राज्य हैं। एक राज्य कौन सा कट गया? जो JNK को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी हमारी कितनी हो गई हैं? हमारी 9 हो गई हैं। ठीक है, ये करंट का वो है। और धारा उस जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल दर्जा कौन सा था? धारा 370, धारा 370। आई बात समझ में? आ गई जी। ठीक है, ये हमारे में है। देखो, महाराष्ट्र व गुजरात मैंने बताया था 1960 को। 1960 को हमारे दोनों अलग हुए थे। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड कब बना था? 63। ठीक है, कैसे याद रखोगे? 63, 63। ठीक है, ऐसे याद रखो कि नाग कहाँ है? तेरी सरट। तेरी सरट पे क्या है? नाग है। तेरी सरट पे क्या है? नाग है। तेरी सरट पे क्या है बेटा? नाग है। ये एक ट्रिक है। तेरी सरट पे क्या है? तेरी सरट पे, तेरी शर्ट पे क्या है भाई? तेरी शर्ट पे नाग है। तो नाग से याद आ जाएगा, नाग से याद आ जाएगा तेरी शर्ट। और तेरी शर्ट को कैसे लिखते हैं? 63। ठीक है, ये आगे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, मत ना याद करो, सिर्फ सन तो बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, हरियाणा तो सबको पता है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब बने थे? 1972 में। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एक इकट्ठे याद रख रहे हैं। 1972 में, 1972 में, 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, सिक्किम बेरा 1975 में एक सह राज्य, एक श्रेणी बनाई गई थी। कौन से आर्टिकल? पहले तो आर्टिकल 2A के तहत जोड़ी गई थी, फिर पूर्ण राज्य बना दिया था 1975 में, जो कि 36वां संविधान संशोधन था। और इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 371 है, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में बनाए गए थे। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये वो तो हमारे 1987 में बना था मिजोरम, तो 1987 में बना था। आंध्र प्रदेश, हाँ ठीक है, कब बने थे? 1987 में बने थे। यहाँ पे मैंने अरुणाचल प्रदेश और ये 1900 के लगा दिए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा साथ में लगा देना। ये सारे तीनों के तीनों 1987 को बने थे। आई बात समझ में? और ये छत्तीसगढ़, झारखंड ये हमारे कब बने थे? 2000 में बने थे। तेलंगाना 2014 में बना था। हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में बना था। हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में। आंध्र प्रदेश तो पता हुआ, ये तो डेट भी याद होनी चाहिए इसका, 1 अक्टूबर 1953 को। कुछ डेट मैं याद कराता हूँ कि फजल अली आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ये टॉपिक हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। और इसके बाद हम नागरिकता का टॉपिक करेंगे। किसका टॉपिक देखेंगे भाई? अगला टॉपिक होगा हमारा नागरिकता का। ठीक है, जूम कर लेते हैं एक बार। तो इसमें एक पेज हमारा गायब है, मैं बता देता हूँ कि हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है इब नागरिकता।
सबसे पहले मेरे को ये बता दीजिए कि नागरिकता कौन से भाग में है। सूंघना, सूंघना स त संग, दूसरा तय सूंघ, सूंघ तय हो गया, संग हो गया, और ना तो दूसरा, मतलब भाग दूसरे में। भाग दूसरे में क्या हमारी, भाग दूसरे में हम नागरिकता के टॉपिक को पढ़ेंगे। किसके टॉपिक को पढ़ेंगे भाई साहब, नागरिकता के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस पीडीएफ में एक पेज गायब है, मैं अभी ही उसको ऐड करा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, नहीं शायद, नहीं 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 नहीं, कोई पेज गायब नहीं है, सॉरी, कोई पेज गायब नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि ना एक इसमें ना पेज गायब है, पर पेज गायब नहीं है, क्योंकि इसका जो मैंने जो पीडीएफ बनाई है ना, ऊपर सा थोड़ा सा पेज कट गया है, और यहीं से अपना चैप्टर शुरुआत हो जाता है। जो कि हमने कितने टॉपिक कर लिए, अभी तक हमने 6 टॉपिक कर लिए हैं शायद, हाँ 6 टॉपिक कर लिए। तो हमारा टॉपिक नंबर 7 रहेगा, 7 रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता का। ठीक है, नागरिकता पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है। नागरिकता का उल्लेख हमारा भाग 2 में है, मैंने बताया था, और ये 5 से 11 है। नागरिकता कितने तक का, 5 से 11 तक मिलता है। मतलब नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आई बात समझ में, चलते हैं भाई। ठीक है, अब इस टॉपिक को करते हैं बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि जो सबसे पहले नागरिकता का वर्णन किसने किया था। सबसे पहले जो हमारे नागरिकता का वर्णन किया था वो हमारे अरस्तु ने किया था। किसने किया था भाई, अरस्तु। अरस्तु, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने किया था। किसने किया था भाई, एरिस्टोटल ने किया था। कि अब ये नागरिकता कैसे दी गई, देखो नागरिकता दी गई कैसे। अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 से पता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमारी नागरिकता का उल्लेख है। तो प्रारंभ में नागरिकता किस प्रकार दी गई, तो प्रारंभ में नागरिकता अनुच्छेद 5 में बताया है, यह नागरिकता दी गई थी कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। पहली कंडीशन क्या, उसका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो। दूसरी कंडीशन थी कि उसके माता पिता भी भारतीय हों। तीसरी, संविधान लागू होने से 5 साल पहले भारत में रह रहा हो। मतलब जब भी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, मान ले 5 साल पहले ये भारत में रह रहा हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो प्रारंभ में नागरिकता ऐसे दी गई थी। अनुच्छेद 5 इसकी बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में किसकी नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 6 में वर्णन है पाकिस्तान तय भारत आए लोगों की नागरिकता। कहाँ से, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसमें क्या करना पड़ा था, परमिट बनवाना पड़ा था। जुलाई 1948 में एक परमिट वो करना पड़ा था। देखो कि जो पाकिस्तान तक भारत आ रहा है तो उसके लोगों को नागरिकता क्यों कर मिलेगी। तो उनमें क्या था, एक परमिट था जो 19 जुलाई 1948 को वो था बनाना था। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो वह निवास कर रहा हो। मतलब कि 19 जुलाई 1948 का एक वो मान लिया गया कि वो उस तो पहले भारत आया हो, 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तथा पंजीकरण द्वारा नागरिक बन सकता है। ठीक है, मतलब कि एक वो एक लाइन मान ली गई 1948। आप ये मान सकते हो कि जो ये 1948 वाली वह डेट मान ली गई, जो लोग पाकिस्तान तक भारत आए हैं उन नागरिकता नो दी। अगर थम 1948 तक पहले 19 जुलाई 1948 तक पहले भारत आए हो तो थम नागरिकता ले सको हो। क्यों कर ले सको हो, थम ना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, पंजीकरण। तो ये 19 जुलाई 1948 से एक लाइन मान ली गई, एक सीमा तय कर दी गई। अगर इस तक पहले थम पाकिस्तान तो भारत आ गए तो थम क्या कर लो, अपना एक पंजीकरण करवा लो, उस तक हम भारत के नागरिक बन जाओगे। पर 6 महीने तक भारत में निवास जरूरी होगा, उस खातर 6 महीने तक निवास करना जरूरी होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले 7 में क्या आ गया है, अनुच्छेद 7 में क्या आ गया, भारत से पाक गए, पहले भारत तक पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। मतलब कि है कि वह भारत तक पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान तक फिर उल्टे भारत में आ गए। तो इसमें भी एक डेट निश्चित की गई, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो।
1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए, ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है, पर उनके लिए कि ना 6 महीने तक प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने तक रहना, मतलब 6 महीने तक का आवास जरूरी है, 6 मंथ का। उसमें जो पाकिस्तान तक जो भाग 6 में थे, पाकिस्तान तक भारत आए की थी 19 जुलाई 1948 को एक डेट मानी थी, और इसमें क्या मानी थी 1 मार्च 1947। आया समझ में? ठीक है, ये डेट रटने की जरूरत है। मेरे को लगता नहीं वैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी रट लो भाई, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको 100% कवरेज देने वाला हूँ कि 100% पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 8 क्या है? कोई व्यक्ति बाहर रह रहा कोई व्यक्ति बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अगर कोई किसी की माता पिता है वह किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाए और उनका एक छोटा सा प्रोडक्ट उनका बच्चा हो जाता है, ठीक है, उनका बच्चा हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे कि उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। क्या क्यों कर मिलेगी? कि उसके माता पिता क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। उसके माता पिता क्या होने चाहिए? भारतीय। ठीक है। अनुच्छेद 9 में क्या है? भारत का कोई व्यक्ति विदेश में नागरिकता ले सकता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, नो नहीं है कि विदेश की भी नागरिकता ले ली और भारत की भी नागरिकता ले ली। नो नो भाई नो, बिल्कुल ये काम की है, गलत है, गलत है। तो अनुच्छेद 9 में ऐसे याद रख सकते हो। अनुच्छेद 10 में 10 का मतलब बस, 10 का मतलब बस, नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक देश का द्रोही ना देशद्रोही कार्य न करे। मान ले बस वहीं रुक जाओ, देशद्रोही काम करोगे तो तुम्हारी जो है ना सिटीजनशिप है, जो तुम्हारी नागरिकता है वह क्या कर ली जाएगी? नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? नागरिकता भाई, नागरिकता तुम्हारी छीन ली जाएगी। आगे देखेंगे 11 में क्या है? अनुच्छेद 11, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के साथ नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकता है। ठीक है, क्या बना सकता है भाई? कानून बना सकता है भाई। क्या बना सकता है भाई? कानून बना सकता है। किसी की भी नागरिकता को बनाए भी रख सकता है, दे भी सकता है और उसे ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आई? तो एक बार मैं बता देता हूँ सभी के सभी अनुच्छेद शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, रिवीजन भी यहीं करोगे आप, टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले बताओ जो हमारी नागरिकता है, नागरिकता है कौन से भाग में है? भाग 2 में है, भाग 2 में है। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का जिक्र है। सबसे पहले नागरिकता का जिक्र किसने किया था भाई? अरस्तू ने किया था। ठीक है भाई, अब देखेंगे कि सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? आर्टिकल नंबर 5 में है कि प्रारंभ में नागरिकता कैसे दी गई? प्रारंभ में नागरिकता कैसे दी थी? प्रारंभ में नागरिकता दी थी कि बच्चे के माता पिता क्या होने चाहिए? बच्चे के माता पिता भारतीय होने चाहिए। बच्चे के माता पिता क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। और बच्चे का जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। इस प्रकार से दी गई थी। फिर भाग 6 में क्या किया था? भाग 6 में उन नागरिकता दी थी जो पाकिस्तान से कहाँ आए हैं? पाकिस्तान से अपने भारत आए हैं। उनके लिए एक परमिट बनवाना पड़ता था। परमिट था कब? वो परमिट था 1948 का परमिट बनवाना पड़ता था। कितना परमिट था बताइए? रुक जाओ, मैं भी थोड़ा सा वो था, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। सोचो क्या जुलाई 1948 था? बताइए, जुलाई 1948 को परमिट बनवाना पड़ता था। जो कमेंट करेगा कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि परमिट कब बनवाना पड़ता था। ठीक है, जो हमारा परमिट था जुलाई था। और तारीख तो कौन सी थी? जुलाई तो मैं रिकवर कर पा रहा हूँ, हाँ जुलाई थी, हाँ 19 जुलाई 1948। ठीक है, 19 जुलाई 1948 को क्या बनवाना पड़ता था? परमिट बनवाना पड़ता था। अगर इससे पहले वह भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है, इससे पहले क्या कर रहा हो? निवास कर रहा हो, पर वो भारत का नागरिक बन सका था, पर उन्हें 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद अब भाग 7 में क्या गया था कि कदे पहले भारत था पाकिस्तान चले गए होंगे। ठीक है, फिर बाद में जब देश का बंटवारा होया,
फिर वहाँ पाकिस्तान तक ही था कि वहाँ भारत में। उस कंडीशन में इनका नागरिकता क्यों कर दी? उस कंडीशन में एक और डेट का वो बेस माना गया। वह डेट मानी गई अपनी 1947 की। नु बोले कि 1 मार्च 1947 में के बाद पाकिस्तान गया हो, ये इसके बाद कोई पाकिस्तान गया हो किंतु वापिस आ जा, तो ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आई समझ में? भाग मतलब अनुच्छेद 5 भी समझ में आ गया होगा, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया। इवन अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया था कि किसी का भी बच्चा क्या हो सकता है, उसको नागरिकता मिल सकती है अगर उस बच्चे के माता पिता क्या हो, माता पिता उस बच्चा जरूर नहीं है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है कि उसके जो माता पिता है ना, माता पिता वो भारत के क्या होने चाहिए? माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। ओके रिपोर्ट, ठीक है, आगे चलते हैं। 9 में क्या था भाई? नो 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 नो, ऐसा काम क्या है? बिल्कुल गलत है। मतलब कि अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त। ठीक है। 10 में क्या गया था? नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कोई देशद्रोही काम न करे, देशद्रोही काम न करे। ठीक है। 11 में क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट को क्या है, यह अधिकार है कि वह किसी को नागरिकता दे भी सकता है और नहीं भी उसकी समाप्त भी कर सकता है। आई समझ में? आगे होगी, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पहला अधिनियम कब पारित किया गया? किसके ऊपर? नागरिकता अधिनियम। संसद द्वारा पहला नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? संसद द्वारा पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। कब पारित किया? 1955 में संसद द्वारा सबसे पहला नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? अब इसको देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, इसके तहत हम 5 तरह से नागरिकता ले सकते हैं। देखो 1955 में भी 5 आता है, तो हम कितने तरीकों से नागरिकता ले सकते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम 5 तरीकों से नागरिकता ले सकते हैं। आई बात समझ में? कितने तरीकों से ले सकते हैं भाई? 5 तरीकों से नागरिकता ले सकते हैं। तो सबसे पहली है जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। वंश, जन्म, पंजीकरण और देशीकरण से नागरिकता ले सकते हैं। और भूमि विस्तार द्वारा भी हम नागरिकता ले सकते हैं। ये बारी बारी इन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहली है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता लेते हैं? जन्म के आधार पर देखिए, कोई भारत में आकर जन्म लेगा तो वह भारत का नागरिक होगा, परंतु इसमें कुछ संशोधन किया गया। 1986 में बदलाव किया गया। 1986 में क्या कर दिया गया? बदलाव कर दिया गया। इसमें नुका दी गई कि 1986 में कि जो बालक याड़ा रहेगा उसके जन्मे व्यक्ति के माता पिता भी भारतीय होने चाहिए। ठीक है। तो एक 1986 में बदलाव करें। दूसरा बदलाव 2003 में देखने मिल रहा है। इसमें क्या होगा? माता पिता की जो नागरिकता है ना, वह वैलिड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? माता पिता की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया। ठीक है। इसमें जन्म के आधार पर 1986 में माता पिता भारतीय होने चाहिए और 2003 में इसकी नागरिकता वैलिड होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, वंश के आधार पर किस प्रकार नागरिकता देगी? वंश के आधार पर किस प्रकार नागरिकता दी गई? किसी दूसरे देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक तो हो सका है जब उसके माता पिता भारतीय हों। ठीक है। माता पिता की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए। ठीक है। पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के सोधा देखेंगे
ठीक है। पंजीकरण के द्वारा किसी भारतीय नागरिक से कोई विदेशी शादी कर ले। मान ले कोई भारतीय नागरिक है, वो कोई विदेशी शादी कर ले। ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत से बाहर रहकर अन्य देश में निवास कर रहा है, वो भी नागरिकता ले सका पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिक से कोई विदेशी शादी कर ले तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के द्वारा। ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत से कित हुआ हो, बाहर हुआ परंतु भारत, देखो क्या है ये, ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत से बाहर अन्य देश में निवास कर रहा है तो उसको भी पंजीकरण के माध्यम से मिल सकती है। भारतीय नागरिकों के माइनर बच्चे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के माइनर बच्चे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखना है। चौथा है देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से क्या है, नागरिकता जब मिलेगी वह ऐसे देश का नागरिक हो जहां भारत के लोगों पर प्रतिबंध ना हो, नागरिकता मिल सके। भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा ज्ञान होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हो, जब भी उसको नागरिकता दी जा सकती है। भूमि विस्तार द्वारा, जैसा कि सिक्किम के केस में हुआ था, किसी भूभाग को भारत में शामिल कर दिया जाए तो उस भूभाग में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। उदाहरण, सिक्किम भारत का एक हिस्सा नहीं था परंतु 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना दिया, अतः वहाँ पर रहने वाले लोग भारत के नागरिक होंगे। बस यही बात थी। आई बात समझ में? तो हमारा नागरिकता का टॉपिक भी होता है ख़त्म। और नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा 8वां टॉपिक है, मौलिक अधिकार, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। जिसको ये मैराथन वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को। और मैंने आपको एक बात एक बात बताई थी कि ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करेगी, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाइए किसी भी कॉपी वाले के पास, वीडियो देखे पहले और बाद में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या है, PDF फ्री में दे रखी है, वहाँ से जाइए कॉपी कराइए, नोट्स बने आ जाएंगे। और नोट्स को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। कानों में लीड लगाइए, नोट्स को सामने रखो और पूरी की पूरी पॉलिटिक पढ़ते हो बहुत अच्छे तरीके से, कम समय में बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में कोई PYQ की बुक उठाएंगे, उसके भी सारे के सारे सोल्व करा देंगे, ठीक। मौलिक अधिकार देखो, भारत में मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। जो संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब मेरे को ये बता दो कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं, तीसरे में। कैसे? सुंगना मालिक की नीति का मूल करता हुआ है, तो सुंग दशंग हेमराज्य वह एक में थे, नागरिकता दूसरे में थी, मालिक तो क्या बताया था, मौलिक अधिकार बन जाती हैं। तो ये हमारे भाग 3 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक है। और नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक थी और मौलिक अधिकार हमारे 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में अब इनकी संख्या कितनी है? 6। क्यों है? देखो अब 6 की होगी, 7वां कौन सा था? पहले संपत्ति का अधिकार पर उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया। अब बताओ, पीछे पड़ा था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसमें क्या था? पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र अखंडता, समाजवाद जैसे प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए। और कौन सा संविधान संशोधन पीछे पड़ गए हैं? अब तक कौन से संविधान संशोधन हमने पढ़े हैं? हमने फिर से एक संविधान संशोधन पढ़ा था कि 1993 में 2 संविधान संशोधन हुए। एक 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें पंचायती राज जोड़ा गया, ठीक है। और एक 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कौन सा राज जोड़ा गया? नगर पालिका जोड़ी गई, नगर पालिका। उसके बाद एक संविधान संशोधन पड़ा था दल बदल का, यो कब था? यो 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यो 19
52वां संविधान संशोधन बताओ। 52वां संविधान संशोधन अपना शायद 1975 में होया था। ठीक है, आई बात समझ में। कौन सा? दल बदल वाला। दल बदल वाला वो नहीं पढ़ा था जब हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे, संविधान की अनुसूचियां। सॉरी, 1975 में नहीं था, 1985 में था। दल बदल वाला देखो, दल बदल का, दल बदल पर रोक लगाई थी। दल बदल पर क्या लगाया था? बैन। बैन किसकी साउंड देता है? 52 की। तो 52वां संविधान संशोधन था। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें? दल बदल। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बुक में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन पढ़े थे? और इसके बाद हमने एक संविधान संशोधन पढ़ा था जिसमें सिक्किम राज्य बना था 1975 में। 1975 में दो संविधान संशोधन, 35वें में क्या बना था? सह राज्य नाम की एक श्रेणी बनाई थी। सह राज्य नाम की एक श्रेणी बनाई थी। आर्टिकल कौन से उसमें बनाई थी? आर्टिकल 2 के तहत सह राज्य की एक श्रेणी बनाई थी जिसमें सिक्किम को सह राज्य बनाया था। फिर 1975 में एक और संविधान संशोधन हो गया था। 1975 में एक और संविधान संशोधन हो गया था, 36वां संविधान संशोधन हो गया। इस 36वें संविधान संशोधन में क्या था? सह राज्य की श्रेणी को क्या कर दिया गया था? सह राज्य की श्रेणी को खत्म कर दिया गया था और सिक्किम को एक राज्य बना दिया गया था। और इसमें एक 371F नाम का एक अनुच्छेद जोड़ा गया था। फिर अपने संविधान संशोधन हुए थे 1987 में। 1987 में 53वां संविधान संशोधन हुआ था। 54वां संविधान 55वां संविधान संशोधन हुआ था। और अपना 56वां। इसमें कौन कौन से स्टेट बने थे? इसमें स्टेट बनाए गए थे अपना मिजोरम बनाया गया था 53वें में। 55वें में तो आंध्र प्रदेश बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश नहीं था, अरुणाचल प्रदेश बनाया था। अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था। और 56वें में कौन सा बनाया गया था? गोवा बनाया गया था। ये अपने संविधान संशोधन हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा संविधान संशोधन पढ़ा था? बताइए। उसके बाद कौन सा संविधान संशोधन पढ़ा था? उसके बाद अब हमने जो पढ़ा है, जो कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में क्या था? 44वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? बता दो। 1978 में। जब 4 और 4 न जोड़ोगे ना तो 1978 आ जाएगा। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हो गया था। और संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके एक नया आर्टिकल 300A बना दिया गया था। एक नया आर्टिकल क्या बना दिया था? एक नया आर्टिकल 300A बना दिया था। चलते हैं देखो, शुरुआत में इनकी संख्या 7 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, पर 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसकी जगह आर्टिकल 300A जोड़ा गया। यह एक कानूनी विधिक है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है? माता पिता को यह अधिकार है कि वह अपनी संतान को वह अपनी संपत्ति अपने संतान को दे या ना दे, वह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। संतान का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक या नकारात्मक है? मतलब कि निषेधात्मक है और नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की वह क्या है? मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वह निषेधात्मक है। मौलिक अधिकार ये संख्या में 6 है। मौलिक अधिकार संख्या में कितने हैं भाई? 6 हैं। इन सारे मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से अपने मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार है, सबसे पहले समानता का अधिकार है। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर शोषण के खिलाफ अधिकार है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें सीक्वेंस में याद करें।
करें। ठीक है, पहले समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण नहीं होना चाहिए, फिर धर्म की स्वतंत्रता है, फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अवसर है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सबसे पहले देखते हैं कि समानता का अधिकार है। मेरे साथ बोलो पहले, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता। फिर है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन कौन से एक बार मेरे को बता दो। सबसे पहले है भाई समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है, उसके बाद स्वतंत्रता का, उसके बाद शोषण है, फिर धर्म की स्वतंत्रता है, फिर शैक्षणिक अवसरों का अधिकार है और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब देखो अनुच्छेद में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। याद रखो, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और 13 में न्यायिक पूर्वालोकन। कौन से अनुच्छेद में? 13 के करना होगा, तेरा पूर्वालोकन करना पड़ेगा। नो याद रखो, तेरा पूर्वालोकन करना पड़ेगा, तेरे न्याय का पूर्वालोकन करना पड़ेगा। तो बताओ अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में अपना राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पूर्वालोकन की बात करी गई है। और जो असली जो मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो 14 से शुरू होते हैं। आया समझ? आया या नहीं आया बता दीजिए। आ गया होगा। आगे चलते हैं। समानता का अधिकार। सबसे पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ट्रिक क्या है? डाउट, ला डाउट, ला डाउट, ला डाउट। इस लो पे की है डाउट है, या फिर सीधा याद कर लो ला डाउट, मतलब लाओ डाउट को, जो भी डाउट है। ठीक है, तुम भी डाउट लाओ, कमेंट करके बताइए क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा। अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है मैराथन वीडियो बनाने में। ठीक है, और मैंने गारंटी ले रखी है कि इससे बाहर कुछ आने वाला है ही नहीं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक डाउट ला। तो इस ला से क्या बनेगा? ला से बनेगा ला, मतलब कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है। दूसरे डी, अनुच्छेद 15 में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव पर निषेध है। ठीक है। ओ, अवसर, सार्वजनिक रोजगार में समानता। सार्वजनिक रोजगार में क्या है? समानता, अपॉर्चुनिटी। सार्वजनिक रोजगार में क्या है? समानता है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 17 मतलब कि यू, मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत है। टी, एंड ऑफ टाइटल, टाइटल्स का एंड है। तो ट्रिक क्या होगी? ला डाउट। ठीक है, एल से क्या, ला तो क्या हो गया? कानून के समय सब समान है, अनुच्छेद 14। तो डी तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पर निषेध है, अनुच्छेद 15। ओ तो क्या? अपॉर्चुनिटी, सार्वजनिक रोजगार में समानता है, अवसर मिलना चाहिए। तो ये कौन सा अपना 16वां। और भाई अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत है, ये 17वें में है। और टी, द एंड ऑफ टाइटल, मतलब पदवियों का अंत, ये 18वें हो गया। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, वो जो समानता का था वो 14 से लेकर 18 तक था, ये 19 से लेकर 22 तक है। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है, तुम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी है। किसकी है? अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, अपने विचारों को जनता के सामने पहुंचाने का अधिकार जो आरटीआई है वो 19A में मिला था। ठीक है, 19A में क्या मिला था? इसका ही पार्ट है 19A में आरटीआई। जो ये है ना, जो ये 19वां आर्टिकल है ना, ये ए से लेकर ई तक है। ठीक है, ए से लेकर ई तक इसके पार्ट है। आर्टिकल 19A में विचारों को आरटीआई का अधिकार मिला था 19A के तहत। और आरटीआई हमें कब मिली थी? 2005 में मिली थी। ठीक है, और इसी के तहत 2004 में झंडा फहराने का अधिकार मिला था। कौन था वो? किसने बताया था? कमेंट करके बताना। जिंदल, जिंदल परिवार से था। और आप कमेंट भी कर देना कौन था, पूरा नाम उसका क्या था, किसने दिलवाया था।
2004 में झंडा फहराने का अधिकार। क्या 2004 में झंडा फहराने का अधिकार और विचारों की अभिव्यक्ति 19A में है। ए था, देखो ए था अभिव्यक्ति भी या आसानी से याद आ जाएगी। ए में RTI, ठीक है। 19 में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है 19 में, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला था हमने, यहाँ पे लिख लेना प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसी में है। आगे देखते हैं 19B। देख, बी से मतलब बिना, हम बिना अस्त्र शस्त्र कहीं पर एकत्रित हो सकते हैं सिख धर्म को छोड़कर, क्योंकि सिख धर्म अपने साथ कृपाण रखते हैं तलवार। 19C, सी से याद आ जाएगा संघ व समूह बना सकते हैं, ठीक है। सी से क्या है, संघ व समूह बना सकते हैं। सी से क्या है, संघ व समूह बना सकते हैं। डी तो याद रखो दिल्ली, हम दिल्ली घूमने जा सकते हैं, इससे याद आ जाएगा कि हम कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं। ई मतलब कहीं भी निवास कर सकते हैं। देखो वह ई कैंप नहीं हुआ करते, कहीं भी निवास कर लो, तो वही का मतलब कहीं भी निवास कर सकते हैं जाति में। जी मतलब अपने जी के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपना रोजगार तथा काम धंधा कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आर्टिकल 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संरक्षण में मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया लुसेंट के 167, इसको मत करना, मत देखना, है पता नहीं क्यों दिया था, ठीक है। दो सिद्धि के उसमें संबंध में संरक्षण कौन से में, 20 में। दो सिद्धि के संरक्षण, दोष जब दोष सिद्ध हो जा तब उसमें के संरक्षण होगा, मतलब कि 24 घंटे के भीतर भीतर है पुलिस ने वो करना पड़ेगा। मान ले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो वो 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के आगे के करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, यही है। और जो भी दोषी है वो अपनी मर्जी के अनुसार अपना वकील चुन सके, इसे ऐसा काम है, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत हमारा क्या है, जीवन की सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। इस आर्टिकल के संदर्भ में 1944 संविधान संशोधन में लिखा गया कि यह अधिकार कभी समाप्त नहीं होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कही गई थी यह बात, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह बात कही गई थी, संपत्ति का अधिकार को वो कर दिया गया और वो 300A बनाया गया था। और 1978 में कहा गया कि यो अधिकार है 21 वाला जीवन की सुरक्षा, जीवन जीने का अधिकार, यो हरेक को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। और 2014 में इसको में एक बदलाव किया गया, 2014 में यह जीने का अधिकार जानवरों को भी प्रदान किया गया। और आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी का अधिकार भी आता है, कि प्राइवेसी का अधिकार कौन से के तहत है, आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। अब आगे है आर्टिकल 21 से बहुत फेमस है, इसमें हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, RTE 2009। 6 से 14 साल के बच्चों के कक्षा में बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, 2009 में आया था। 2002 में संविधान संशोधन किया गया कि अभिभावकों को का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करे, उनका कर्तव्य है, ठीक है। देखो आर्टिकल 20 में क्या था, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ओके। आर्टिकल 22 में क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है या फिर उस पर शक है कि वो अपराध करने वाला है तो पुलिस उसे पहले ही पकड़ सकती है, ठीक है। उस व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंडकारी के समक्ष करना पड़ेगा। इससे अपने पसंद का वकील व सलाह देने का अधिकार होगा, ठीक है। सरकार ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक हिरासत में ले सकती है। यदि उस व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा के लिए हिरासत में लेना है तो सलाहकार बोर्ड की परमिशन चाहिएगी, उसका प्रतिवेदन चाहिएगा, आर्टिकल 22 में, ठीक है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है। 23 से लेकर 24 तक, ऐसे याद रखो आजकल 23-24 साल के लड़कों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, ठीक है। यह अधिकार है 23 से लेकर 24 तक, शोषण के खिलाफ अधिकार है 23 से लेकर 24 तक। कैसे याद रखोगे, देखो आर्टिकल 23 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को बलात्श्रम मतलब बाल श्रम पर बिल्कुल रोक है, ठीक है।
क्योंकि उस पर क्या नहीं करा सकते हम, उस पर कोई भी उसको कोई भी बेगारी पर काम करवाना, मतलब कि बिना वह दंडनीय अपराध है। मतलब उस पर बेरोजगारी करवाना क्या है यो, बेगारी, ये कुछ गलती लिख दिया मैंने, गलत है वही, ठीक है। मतलब बाल बलात्श्रम पर रोक है। और बाल मजदूरी, ठीक है, बाल मजदूरी का रत्ता मिल गया तो दंडनीय अपराध है 23 में भाई। और 24 में क्या है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए काम में लिए जा सकते हैं। राष्ट्र की सेवा पर बात आती है तो वह जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं। आर्टिकल 23-24 शोषण के खिलाफ अधिकार है, ये बात ध्यान रखना। फिर आगे आ जाता है आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम कारखानों को खोलना में बिल्कुल सख्त मनाही है, ठीक है जी। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अक्सर बच्चों को याद नहीं रहती है, मैं आपको याद कराता हूँ। देखो 25 अनुच्छेद 25 ध्यान से देखो। अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है। 25 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म में मान सका, हमने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसका प्रचार भी कर सका है। 25 में यह बात कही है, 25 में, ठीक है, 25 में कही है 25 पैता 25 पैता प्रचार, 25 प्रचार, पच प्रचार, इसमें भी प्र और च आते हैं और इसमें भी आगे पैर और च आते हैं। मतलब याद रखो कि 25 में प्रचार, कि किसी भी धर्म की स्वतंत्रता है कि वो अपना प्रचार प्रसार करता है और कोई सा भी धर्म मान सकता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाएं भी खोल सकता है, ठीक है। 26 में क्या है कि अपने धर्म के लिए संस्थाएं भी खोल सकता है, कोई भी संस्था खोल सके है। 25 में क्या प्रचार कर सके, 26 में क्या संस्था खोल सके। 25 में प्रचार कर सके, 26 में अपनी मस्जिद संस्था खोल सके, ठीक है। और एक 27 में इंपॉर्टेंट बात की कही गई है, देखो, अगर किसी संस्था के पास राज्य से धन आता है, मतलब कोई भी वो है, जैसे कि एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल क्या होते हैं जिनमें सरकार भी वो करती है, मतलब क्रिश्चियनों का एक स्कूल है, तब वो, और उसमें कोई और धर्म का बालक पढ़ा है, तो क्रिश्चियन स्कूल है जो उस पर अपने धर्म को मनवाने के लिए नहीं थोप सकता, यही है वो 27 में, ठीक है। 27 को याद करो, सख्ताई से 27 को याद करो, सख्ताई, मतलब सख्ताई करके अपना धर्म नहीं थोप सकता, अपने अनुष्ठान में इनमें भाग लेने से बाध्य नहीं कर सकता। अगर किसी संस्थान के पास राज्य से धन आता है तो वह उसे किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब सख्ताई तय कोई भी वो नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता। 27 से क्या याद रखोगे, 27 इस प्रकार याद कर सकते हो। आपको बस एक बार माइंड में एकदम वो करना चाहिए, एकदम आपके माइंड में सटक से न याद आना चाहिए कि हाँ इसमें ये था, ठीक है। आगे देखें और क्या बात की गई है, और बात की गई है राज्य किसी भी व्यक्ति को बाध्य है, राज्य किसी भी व्यक्ति को बाध्य कर देने के राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए हो। मतलब किसी भी आदमी आना बाध्य नहीं कर सकता, तुम देव कर, भाई मर्जी है देवा या ना देना, बस, ठीक है। धर्म के प्रचार पर कराधान से मुक्ति, अगर धर्म का प्रचार कर रहे हो तो उस पर कोई भी टैक्स ना लागे, आई बात समझ में। 28 में क्या है, 28 वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी शिक्षण संस्थान में या विद्यालय में अनुष्ठान करवाया जा रहा है तो उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा काम कर दिया तो ना ठाका फेंक देंगे, क्या कर देंगे, ठाका फेंक देंगे। मान ले किसी उसमें कोई भी अनुष्ठान कराया जा रहा है, कोई भी कार्य कराया जा रहा है धर्म से रिलेटेड, तो उसमें बड़का तय वो भाग लेने तो बाध्य नहीं कर सकता, उन्होंने कहते भाई ठाका फेंक देंगे, क्या कर देंगे कि ठाका फेंक देंगे, ठा तो याद रखेगा 28, ठीक है।
आगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में। 29 मतलब है किसी भी धर्म या कोई अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाकर रख सकता है। अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण, मतलब जो यो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी कार्य है ये ज्यादातर रिलेटेड है अल्पसंख्यक है, क्योंकि वह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी संस्थान खोल सकते हैं। 30 में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार इसमें क्या देगी, अपना हिस्सा देगी, अनुदान भी देगी। ठीक है, मतलब पहले आता है कि अपनी भाषा संस्कृति को बचा कर रख सके है। दूसरे में क्या है, इसमें क्या है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद का संस्थान खोल सके। अब आता है आखिरी हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हमारा 32 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है तो यह अपराध है और इसके हित के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। और इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और यह बात किसने कही है, यह बात भीमराव अंबेडकर जी ने कही है। किसने कही है, भीमराव अंबेडकर जी ने कही है। ये बात समझ में। है दोस्तों, तो आप खुद ही देख लो, अभी तक सब्सक्राइब 54 ही सब्सक्राइबर हैं। अब इतनी मेहनत करने लग रहे आपके लिए, आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या? जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यार, जल्दी करो सब्सक्राइब। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोला जाता है और शॉर्ट में इन्हें डीपीएसपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, डीपीएसपी। ठीक है, इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है भाई। ठीक है, सूंग नाम मालिक की नीति, नीति कौन से नंबर पर आता है, 4, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक थे। ठीक है, आई बात समझ में। और ये 36 से लेकर 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है, 36 से लेकर 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। आई बात समझ में। तो इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई है, इस सब का पता है। इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, मतलब इसमें राज्य सरकार या सरकार की मर्जी होती है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इनके पीछे राजनीतिक मान्यता है, कानूनी मान्यता नहीं है। मतलब राजनीति ही होया अगर इनके ऊपर है, मतलब कि राजनीति का काम है कि ये राज्य सरकार अपने अनुसार इन लागू भी कर सके या नहीं भी कर सकती, इन लेकर हम नहीं जा सकते। मान लीजिए कि टीचिंग की वैकेंसी नहीं आ रही तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जा सके भाई वो टीचिंग के काटो भाई, राज्य सरकार की मर्जी है भाई। अगर उन्होंने दिखता होगा हाँ अगली बार हमने हटाना है या हड़े के लोग कहीं वोट है लेनी है तो वोटा खातर वह वैकेंसी काट देंगी। यही बात है, यही राजनीति चल रही है फिलहाल। आगे चलेंगे। जो इनकी प्रकृति है ये गांधीवादी समाजवादी उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है, गांधीवादी समाजवादी उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, 36वां राज्य की परिभाषा या वह राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में देखी थी। ठीक है, यह वह परिभाषा जो आर्टिकल हमने 12वें आर्टिकल में देखी थी। ठीक है, आर्टिकल 36 समझ लिया। 37 में क्या, 37 में अगर कोई नीति निर्देशक तत्वों को न माने तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता। ठीक है, 37 में क्या है कि डीपीएसपी को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये सारे ना क्या भाई ये सत्ता लेन खातर है, सरकार लागू लेन करा है सत्ता खातर। मतलब 36 ना, आप सत्ता तो याद रखो सत्ता। ठीक है, सत्ता का खेल है सारा, इन न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। 37 से क्या रखो, सभी सत्ता का खेल है, इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 37 से क्या रखोगे, सत्ता का खेल है भाई, राजनीति है भाई सारी भाई। मान ले कोई ना मानना था अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते, सारा किसका खेल है, सत्ता का खेल। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 38
देश में समाज या राज्य कल्याणकारी हो, जो देश का समाज हो या राज्य हो कल्याणकारी हो। ठीक है, समाज कल्याणकारी तब होगा जब किसी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 38 में ना एक कल्याणकारी समाज, कल्याणकारी समाज व देश की बात करी गई है। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे 38। ठीक है, मान लिया 38 में क्या हुआ है, अड्डे, अड़े किसके आगे अड़ना, किसी के आगे अड़ना, किसी के आगे नहीं अड़ना, तभी हमारा देश क्या होगा, कल्याणकारी होगा, तभी हमारा राज्य या देश क्या होगा, कल्याणकारी होगा। 38 किसी के आगे नहीं अड़ना, जब हम किसी के आगे नहीं अड़ेंगे तो जब तुम्हारा देश क्या होगा, कल्याणकारी होगा। आई बात समझ में, आ गई होगी उम्मीद करता हूं। आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे 39 में क्या है, इस अनुच्छेद में 6 बातों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 में 6 बातों का वर्णन है। कौन कौन सी बात है, महिलाओं और पुरुषों को काम करने का माहौल मिलना चाहिए। ठीक है भाई, बच्चों के लिए सही माहौल मिलना चाहिए। ठीक है, सुकुमार अवस्था वाले बच्चों के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए। ठीक है, समान वेतन मिलना चाहिए महिलाओं और पुरुषों को, ये आर्टिकल 39A में है। 39, ठीक है, 39 में क्या है, 39 तक है दो उन तय समान काम मिलना चाहिए। उन तय समान काम मतलब कि महिलाओं को और उनको पुरुषों को समान काम मिलना चाहिए 39 में। ठीक है, धन का समान वितरण होना चाहिए 39 का पार्ट बी में। ठीक है, 39 का पार्ट, सॉरी ये कौन सा 39 का पार्ट गए है और ये 39 का पार्ट कौन सा गए है, याद रख लोगे भाई, समझ गई थी। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण होना चाहिए। सार्वजनिक धन का मतलब नो नहीं है कि कितना वो कर दिया, सही संभाल करनी चाहिए, मतलब उसकी स्वामित्व और नियंत्रण, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार होना चाहिए कि ताकि सार्वजनिक हित में सर्वोत्तम साधन हो, मतलब कि जिस तरह सार्वजनिक हित हो सके। ये 39 के ख में दिया गया है। अब तक कितने अनुच्छेद पद है भाई, एक बार मैं रिवीजन मरवा दूं क्या, रिवीजन ही सक्सेस की वाह है। रिवीजन करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। एक बार मैं जूम करके रिवीजन मरवा देता हूँ कि जो अपने डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी सबसे पहले बताइए कौन से भाग में है, ये भाग 4 में है। कौन से में, भाग 4 में, और ये आर्टिकल 36 से लेकर भाई 51 तक है। और डीपीएसपी का प्रावधान कहाँ से लिया गया भाई, ये अपना आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई, ये अपना आयरलैंड से इसका प्रावधान लिया गया है। सबसे पहला है 36 अनुच्छेद में क्या है बताइए भाई, आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में बताइए क्या है, बताइए। हाँ, तो सबसे पहली बात मैंने बता दिया होगा कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति कैसी है, ये राजनीतिक है। कैसी है भाई ये इनकी प्रकृति राजनीतिक है, ये मैंने याद करा दिया था आपसे। मतलब कि ये एक राजनीति के उसमें लागू कर भी सकते हैं इन्हें और नहीं भी कर सकते, ये सरकार की मर्जी है। तो मैंने क्या पूछा था कि आर्टिकल 36 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 36 क्या कहता है, आर्टिकल 36 में हमारा क्या कहा गया है, इसमें जैसे कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा थी ना, इसमें भी राज्य की परिभाषा है। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या था, आर्टिकल 37 में क्या था कि डीपीएसपी अगर कोई ना माने तो ना माने, इन्हें हम सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। आई बात समझ में। आगे चलते हैं कि 38 में किसी आगे भी खाम खा अड़ना नहीं है। अगर हम किसी के आगे अड़े नहींगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसा होगा, कल्याणकारी होगा। कैसा होगा भाई, कल्याणकारी होगा। कैसा होगा, कल्याणकारी, उसकी बात कही गई है। 39 में क्या है, उन तई समान काम मिलना चाहिए, उन तई काम के मौके मिलने चाहिए। किनको, महिलाओं व पुरुषों को समान वेतन क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए।
और ये कौन से पार्ट में बात की गई है, या 39वें का पार्ट ए में बात की गई है। 39 के पार्ट ए में बात की गई है। 39 ए में 39वें समान वेतन, 39वें का बी पार्ट जिसे हम ख भी कहते हैं हिंदी में ख, इसमें क्या बात कही गई है, इसमें यह बात कही गई है कि जो सार्वजनिक धन है, अपना सार्वजनिक धन है, 39 ए का पार्ट बी या फिर इसको ख कहते हैं, कि जो अपना सार्वजनिक धन है ना, सार्वजनिक धन है, जो सार्वजनिक धन है ना, उसका स्वामित्व व नियंत्रण होना चाहिए। स्वामित्व व नियंत्रण होना चाहिए, यही पढ़ा था। हाँ, अब 39वें का जो सी पार्ट है, जिसे ग पार्ट हिंदी में बोलते हैं, ग पार्ट, उसमें क्या था, उसमें तो क्या था, धन का समान वितरण होना चाहिए। धन का समान वितरण, धन का समान वितरण होना चाहिए। क्या अभी तक यही पढ़े हैं? हाँ जी, यही पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अभी तक समझ में आ गया होगा कि देखो ऐसे लिख लिख के जब मैं रिवीजन करवाता हूँ ना, इससे आपको ना अच्छी तरीके से याद हो जाता है ना, तो ये एक बेस्ट तरीका है। चलते हैं भाई आगे, देखेंगे आर्टिकल 40 में। 40 में क्या है कि हर गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। हर गांव में ग्राम पंचायत का जो सपना था, ये गांधी जी का था। ठीक है, गांधी जी का विचार था कि हर एक गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। 40 में 41 में कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दिशाओं में मतलब काम का और शिक्षा व लोक सेवा की सहायता पाने का अधिकार है 41 में। ठीक है, 41 में मतलब 41 क्या है, एक ताली, एक ताली याद करो, एक ताली मतलब कि एक ताली से काम करना, मतलब कि कुछ इसी दशाएं आएगी जिसमें एक ताली मिला के मतलब सहायता, किस में, काम में, शिक्षा में, तो आप समझ जाना। ठीक है, आर्टिकल 41। 42 में की, 42 में काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं की प्रसूति सहायता उपबंध। प्रसूति सहायता क्या है, मतलब कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके लिए क्या होना, मैटरनिटी लीव आ जाती है। 42 में क्या है, प्रसूति के होते हैं मैटरनिटी लीव। तो क्या मैटरनिटी लीव मतलब माँ जब काम कर दिए कि फिर वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिल जाती है। ठीक है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं व प्रसूति सहायता का उपबंध है 42 में। ठीक है, 42 में आगे समझ में। 43 में क्या है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग कर प्रोत्साहन, मतलब कि 43 में क्या है, मजदूरों व कुटीर उद्योग वालों को प्रोत्साहन देना है। 43 में प्रोत्साहन देना है, 42 में मैटरनिटी लीव है। 44 में देखो, 44 4 और 4 क्या है, दोनों समान है ना, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आगे देखें 45 में राज्यों को सभी के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक है प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास, मतलब कि जो 4-5 छात्र लोगों जो 4-5 या 6 साल के बढ़कर 4-5 आर्टिकल 45 आ जाएगा, उनका जो देखभाल करने का जो दायित्व हो किसका है, राज्य का है। 46 में क्या है, 46 में क्या आ रहा है, 46 में आ रहा है 6, 46 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 मतलब कि 6 मतलब कि आता है कि 6 से आप याद रख सकते तो इसका एस लेके SC ST जनजातीय दुर्बल वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों का अधिकार, अनुसूचित जातियों, जनजातियों व दुर्बल वर्गों का 46 में है। ठीक है, 46 में 6। ठीक है, 6। 47 जब अपना देश आज़ाद हुआ तब ना लोग इतनी खुशी मना गए थे कि दारू दूरू ये सब पीने लगे, नशा करने लगे थे। तो गांधी जी ने नू कहा था भाई दारू दूरू ना पियो, अपने पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम करो। तो 47 में क्या आएगा, पोषण स्तर व जीवन के स्तर को ऊंचा करने का काम। 48 में देखो 48 याद रख लो कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संबंध। आप ये की याद रख सकते हो कि जो अपनी गाय गुएं होती है, जैसे कि गाय का मुंह है और ये इसके कान है, तो कानों पे कुछ नहीं गला रहता, वो 8 के जैसा होता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
सॉरी, 8 का क, तो 8 का क पशु हो गया, साथ में कृषि तो आएगी, पर्यावरण एवं संरक्षण तथा वन वन्य जीवों का संरक्षण भी 48 क में है, याद रखना भाई, ठीक है। 49 राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों, 49 में क्या रहा 9, 9 क्या करेगा साइन, जो अपने राष्ट्रीय स्मारक है क्या करते हैं साइन करते हैं, 9 से याद रखो साइन, साइन किसको कराते रहना हमेशा, अपने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। 50 में क्या 50-50, 50 करो 50-50 बोलते हैं ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब 50-50 कर दिया, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का पृथक्करण क्या कर दिया 50-50 कर दिया। 51 में क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, 51 का जैसे कि हम क्या क्या डालते हैं दान देते हैं, मतलब शांति खातिर, तो 51 का हमने कर दिया दान, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे देखेंगे कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो डीपीएसपी की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि 350 का है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का शिक्षा देना, 350 का में आता है। 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है, 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है, और 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को ध्यान देना है। आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़े बहुत क्वेश्चन है, आसानी से याद हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक है जो बैंक में की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है भाई, कि बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा, यह केटी शाह का है, किसका है भाई, केटी शाह का यो कथन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में बनाया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया था, संपत्ति का अधिकार होकर संपत्ति का अधिकार हटाकर एक 300 के आर्टिकल बना दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, डीपीएसपी, क्योंकि इनकी प्रकृति समाजवादी गांधीवादी है, ठीक है। तो हमारा नीति निर्देशक तत्व का यह टॉपिक खत्म होता है, और अगला टॉपिक आता है हमारा मौलिक कर्तव्य। कौन सा टॉपिक आता है भाई साहब, मौलिक कर्तव्य आता है। तो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक है 10वां नंबर टॉपिक है, और इस वीडियो में ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है, उससे आगे मैं बताऊंगा क्या क्या करेंगे, पता चल जाएगा आपको। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया है, मैंने बताया था जब आपको भाग पढ़ाए थे, आर्टिकल 51A में किया है। भाग कौन सा है 4A, और आर्टिकल 51 है, आर्टिकल कौन सा है 51A। नागरिकता कितने तक थी 36 से लेकर 51, तो 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने देखते हैं, यह रूस से लिए गए हैं, पढ़ाया था, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे, पहले मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 कैसे याद रखोगे भाई, ये 8 में से 6 घटाओ 2002 आ जाएगा, सही में। जो अगर 42 में मैं 2 ये प्लस कर दिया करते तो 6 आ जाया करता, पता लग गया था 1976 है भाई। 44वां संविधान संशोधन में दोनों हम जोड़ देते तब पता लग जाया करता भाई 1978 में भाई। अब 86वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई, 2002 में हुआ भाई, 2002 में हुआ है। तो इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया, मतलब 11 हो गए, एक जोड़ दिया गया, ठीक है। आगे चलेंगे, मतलब 11 पढ़ लो, ऊपरी ऊपरी पढ़ लो, 9 ऑप्शन में आ जाएगा कौन सा नहीं मत है, हमें पता होना चाहिए। संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों व संस्थाओं व राष्ट्रगान व ध्वज का भी आदर करे, ठीक है भाई। हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, बिल्कुल बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया बात है इनमें। भारत के सभी नागरिकों को देश की एकता, प्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता की भी रक्षा करे, ओके जी। उससे आगे देश की रक्षा करे भाई, देश की रक्षा तो सब जरूरी है, देश की रक्षा करे, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब एकता और समान भातृत्व मतलब भाईचारा की भावना होनी चाहिए भाई, ठीक है। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव पूरा हो, और साथ ही भेदभावपूर्ण न हो, ठीक है। साथ ही ऐसी प्रथाओं को का त्याग करे जो क्षत्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध है, बिल्कुल ठीक है भाई। आगे है, हमारी मानसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को मैं तो
समझे। बिल्कुल भाई, समझ लेंगे। आगे चलेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, साथ ही जीवों और प्राणियों की भी रक्षा करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का भी विकास करे। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहें। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके। बिल्कुल बढ़िया। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE 2009 के तहत RTE लागू कर दिया था 1 अप्रैल 2010। आपको डेट याद होनी चाहिए, जैसे मेरे को बिल्कुल पूरी की पूरी याद है, ऐसे ही आपको होनी चाहिए। आगे चलेंगे। किस आयोग की संतुष्टियों पर मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह आयोग। कौन सी है भाई? स्वर्ण सिंह आयोग की। कौन सा संविधान संशोधन था? कौन से संविधान संशोधन में एक मौलिक अधिकार बढ़ाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। आई बात समझ में। तो प्यारे दोस्तों, हमारे ये टॉपिक होते हैं खत्म, और ये हमारी जो जो सेकंड मैराथन थी उसका करते हैं यहाँ पे एंड। और आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का टॉपिक, उपराष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम राज्यसभा भी पढ़ेंगे, लोकसभा भी पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री, जितने भी पद हैं ना, उनको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा था आपको कि 3 मैराथन की, 3 जरूरी नहीं है, 4 हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। क्या 4 वीडियो नहीं देख सकते क्या आप? क्या आपकी 4 वीडियो में पॉलिटी खत्म हो रही है? उस लेवल की पॉलिटी मैं करा रहा हूं जो कोई नहीं करा रहा, तो आप 4 वीडियो नहीं देख सकते क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। और कमेंट में बता देना कि कैसी आपको यह वीडियो लगी है। समझ गए? धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो पाप लगेगा।